नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को लोकसभा में 3 बड़े विधेयक पेश करेंगे, जिनमें संविधान का 130वां संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों का मुख्य प्रावधान यह है कि यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा है, तो वह अपने पद से स्वतः हट जाएगा। प्रधानमंत्री पर भी यही नियम लागू होगा और यदि वह इस्तीफा नहीं देता तो 31वें दिन से पद पर नहीं रहेगा और रिहाई के बाद उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। बता दें कि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। सरकार का तर्क है कि गंभीर आपराधिक आरोप झेल रहे मंत्री संवैधानिक नैतिकता को ठेस पहुंचा सकते हैं। वहीं विपक्ष ने आशंका जताई है कि इस कानून का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर पद से हटाया जा सकता है। एनसीईआरटी ने स्कूली छात्रों के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर नया मॉड्यूल जारी किया है। इसमें बताया गया है कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 26 लोग मारे गए। जांच में साबित हुआ कि हमला पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर ए तैयबा की साजिश थी, जिसका आदेश पाकिस्तानी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने दिया था। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के कमांडर सेंटर, रडार, रनवे, हथियार व हैंगर तबाह कर दिए। 9 ठिकानों पर हुई इस कार्रवाई से पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गई। पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़कर भारतीय सैन्य ठिकानों और नागरिक क्षेत्रों पर हमले किए, लेकिन भारतीय सेना ने 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और किसी अहम भारतीय ठिकाने को नुकसान नहीं हुआ। भारतीय वायु सेना और नौसेना ने मिलकर यह जवाबी कार्रवाई की। मॉड्यूल में बताया गया है कि यह ऑपरेशन सैन्य, तकनीकी और राजनीतिक सफलता का प्रतीक है और इसने दुनिया को दिखाया कि भारत अपने नागरिकों और मूल्यों की रक्षा करने में सक्षम है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICSSR ने सामाजिक विज्ञान संस्थान लोकनीति CSTS को कारण बताओ नोटिस भेजने का निर्णय लिया है। यह मामला तब शुरू हुआ जब लोकनीति CSTS के प्रोफेसर संजय कुमार ने 17 अगस्त को एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा सीटों पर वोटरों की संख्या में कमी आई है। हालांकि बाद में संजय कुमार ने यह पोस्ट हटा दी और स्वीकार किया कि आंकड़ों के विश्लेषण में गलती हुई थी। उन्होंने इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी। ICSSR का कहना है कि CSTS जैसे वित्त पोषित संस्थान के वरिष्ठ पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा बयान देना और फिर उसे वापस लेना गंभीर लापरवाही है। परिषद ने आरोप लगाया कि संस्थान ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान की पक्षपातपूर्ण व्याख्या करते हुए मीडिया में भ्रामक खबरें दी। बता दें कि SIR प्रक्रिया को लेकर CSTS की रिपोर्ट में कहा गया था कि चुनाव आयोग का विशेष गहन संशोधन अभियान गरीब और हाशिए पर रहने वाले तबकों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अध्ययन में सामने आया कि ग्रामीण और शहरी गरीबों, खासकर दलित, आदिवासी और OBC समुदायों के पास आवश्यक दस्तावेजों की भारी कमी है। वहीं अब ICSSR ने इसे डेटा से छेड़छाड़ और चुनाव आयोग की साख पर हमला करार दिया और कहा कि यह परिषद के अनुदान नियमों का गंभीर उल्लंघन है। महाराष्ट्र में शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट एक बार फिर विवादों में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने नगर एवं औद्योगिक विकास निगम यानी सिडको की लगभग 15 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए है, बिवलकर परिवार के उत्तराधिकारियों को सौंप दी, जिनके पास यह जमीन 2 सदियों से भी अधिक समय से है। यह जमीन गरीबों के आवास के लिए आरक्षित थी, लेकिन शिरसाट ने कथित तौर पर यह जमीन बिवलकर परिवार को दे दी। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार का कहना है कि शिरसाट ने नियमों को दरकिनार कर यह जमीन परिवार को दी, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहीं बिवलकर परिवार का दावा है कि यह जमीन उन्हें 1816 में रघुजी आंग्रे से मिली थी, लेकिन वर्षों से यह विवादों और मुकदमे में फंसी रही। 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके स्वामित्व को मान लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब रोहित पवार का आरोप है कि सितंबर 2024 में सिडको का अध्यक्ष बनने के बाद संजय शिरसाट ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले परिवार को जमीन आवंटित कर दी। विपक्ष का कहना है कि इस जमीन पर 8,000 से 10,000 गरीबों के घर बनाए जा सकते थे, इसीलिए सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए और शिरसाट से इस्तीफा लेना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने
यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए भारत पर अतिरिक्त शुल्क यानी टैरिफ लगाकर कड़ा कदम उठाया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाया क्योंकि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर और उसे बेचकर अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत पहले रूस से 1% से भी कम तेल खरीदता था, लेकिन अब यह 42% तक पहुंच गया है और भारत ने करीब 16 अरब डॉलर का अतिरिक्त लाभ कमाया है। उन्होंने इसे मुनाफाखोरी बताया। वहीं अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के तेल और रक्षा व्यापार को अवसरवादी और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों के लिए हानिकारक बताया। ट्रंप ने दावा किया कि भारत पर 50% यानी दोगुने टैरिफ लगाने से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को उनसे मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने जोर दिया कि वे युद्ध जल्द खत्म करना चाहते हैं और भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकना जरूरी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इन दिनों भारत के 2 दिन के दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय की जानकारी के मुताबिक वांग यी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संदेश और तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन का औपचारिक निमंत्रण पीएम मोदी को सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार जताया और इसमें शामिल होने की सहमति भी दी। मुलाकात की तस्वीरें खुद पीएम मोदी ने एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि वांग यी से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद से भारत और चीन रिश्ते आपसी हितों और संवेदनशील मुद्दों का सम्मान करते हुए लगातार आगे बढ़े हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच मजबूत और सकारात्मक संबंध न सिर्फ क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया में शांति और विकास को मजबूत करेंगे। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई सख्त शर्तें रखी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान पुतिन ने एक शांति प्रस्ताव दिया। उनकी पहली और सबसे अहम मांग है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा ना बने और इस बात को औपचारिक रूप से लागू किया जाए। दूसरी बड़ी मांग डोनबास क्षेत्र पर रूस का पूरा नियंत्रण है। इसका मतलब है कि यूक्रेन को दोनेत्स्क और लुहांस्क के उन इलाकों से भी पीछे हटना होगा जो अभी उसके कब्जे में है। प्रस्ताव के तहत बदले में रूस जापोरीजिया और खैरसॉन में मोर्चे को आगे नहीं बढ़ाएगा। फिलहाल रूस लुहांस्क के अधिकांश हिस्से और दोनेत्स्क का करीब 70% हिस्सा पहले से कब्जे में रखता है। इसके अलावा 2014 में वह क्रीमिया पर भी कब्जा कर चुका है। पुतिन ने युद्ध विराम के विकल्प को खारिज करते हुए सीधे स्थायी शांति समझौते की बात कही और ट्रंप ने भी इस पर सहमति जताई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच अगली शांति वार्ता किसी निष्पक्ष जगह पर होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने जिनेवा का प्रस्ताव दिया। इसी बीच क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने जानकारी दी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच यूक्रेन को लेकर वार्ता हुई है। दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडलों के बीच चल रही सीधी वार्ता को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। हालांकि उन्होंने किसी विशेष जगह का नाम नहीं लिया। उशाकोव ने कहा कि बातचीत में यह भी विचार किया गया कि प्रतिनिधियों के स्तर को और ऊंचा किया जाए ताकि वार्ता अधिक प्रभावी हो सके। उन्होंने बताया कि सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद पुतिन और ट्रंप के बीच करीब 40 मिनट तक बात हुई और यह चर्चा भविष्य की वार्ता को नई दिशा देने के तौर पर देखी जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.